हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और आप हमारे चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गया था। देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कौन से साइंटिस्ट किए थे, ठीक है। तो देखिए दिस एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड बाय गोल्डस्टीन। अब किसी चीज़ का डिस्कवरी हुआ है तो वहाँ तो एक्सपेरिमेंट तो किया ही जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो स्टार्ट किए थे गोल्डस्टीन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ के डिस्कवरी में सिर्फ अकेला कंट्रीब्यूशन नहीं होता है साइंटिस्ट का, ठीक है ना। स्टार्ट किए थे गोल्डस्टीन, बाद में जे थॉमसन वगैरह भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किए इसमें, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में उनका भी कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपका वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे जूलियस प्लकर। देन बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हुए और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, ठीक है। फाइनली क्रेडिट उनको जे थॉमसन को मिल गया था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब देखना है कि इसका कैसे डिस्कवरी हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लिए कि गोल्डस्टीन क्या किए थे, इसका स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आपका देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड। अब ये समझिए परफोरेटेड कहने का सेंस क्या होगा। ये टर्म जो आपका हो गया परफोरेटेड कैथोड, इसका मतलब क्या होगा। परफोरेटेड कहने का सेंस होता है छिद्रदार, जिसमें होल्स हो, जिसमें आपका क्या होगा होल्स होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग परफोरेटेड कैथोड। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये ऐसा आपका कैथोड है जिसमें छोटा छोटा होल्स होगा क्लियर है, छोटा छोटा इसमें क्या होगा होल्स होगा। तो क्या था ना कि हम लोग जो वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ कैथोड नहीं लिया गया था, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल कैथोड एंड आपका एनोड बिल्कुल क्या था, ऐसा था जिसमें ऐसा प्लेट था जिसमें कोई भी आपका होल्स नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा आपका होल्स होगा, ठीक क्लियर। आपका एनोड में कोई होल्स नहीं रहेगा। अब देखिए क्या होगा व्हेन अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग हाई इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी कितना तो 10,000 या फिर 10,000 से एबव अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स देन एन इनविजिबल रेज इमर्जिंग फ्रॉम एनोड अलोंग विथ कैथोड रेज, ठीक है ना। कहने का सेंस होगा कि जैसे ही अगर हम लोग क्या करेंगे हाई पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा एनोड की तरफ से कुछ इनविजिबल रेज निकल के आएगा। अब ऐसा नहीं है कि एनोड की तरफ से इनविजिबल रेज निकल के आ रहा है तो कैथोड की तरफ से नहीं निकलेगा। कैथोड की तरफ से भी निकलेगा लेकिन एनोड की तरफ से अधिक निकलेगा। अब ये कैसे एनोड की तरफ से अधिक निकलेगा कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे परफोरेटेड कर देने से क्या है ना इसका सरफेस एरिया घट चुका है। तो सरफेस एरिया घट चुका है तो इसके तरफ से आपका क्या होगा जी, वो बोल सकते हैं कि कैथोड रेज कम निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया था तभी तो ना आपका क्या होता ना इसके अंदर जो भी गैसेज रहता है उसको ज़्यादा आयोनाइज कर पाता, ठीक है। ये सभी कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी डोमिनेटिंग जो रेज होगा वो क्या होगा ये होगा। वैसे भी अगर आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम इस बात को नहीं जानते हैं नहीं समझते हैं कि सर सही में आपका क्या होगा ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है तो नहीं इन बातों को समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो इसको परफोरेटेड किया गया है तो ये जो रेज इधर से निकला होगा इस होल से जा करके और ये जो आपका वॉल्स होगा है ना, जो आपका एनोड कैथोड के पीछे जो वॉल्स होगा वहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा और वहाँ पे जाके जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा। अब बताइए इस कैथोड के पीछे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि इस तरफ से पक्का कोई रेज आ रहा होगा जिस तरह आपका क्या था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपका कैथोड रेज आया था इस तरफ से उस तरफ तो जाके वहाँ पे स्ट्राइक करके और ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस किया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। अब देखिए ग्रीन कलर का ग्लोइंग आप लोग को बता चुके हैं कि ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस तभी हो सकता है जब इस तरफ क्या होगा, मतलब कहने का सेंस यहाँ सब पे आपका क्या होगा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होगा लगा हुआ है ना, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होगा लगा हुआ, तभी आपका वो जाकर के स्ट्राइक करेगा और ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि एनोड की तरफ से एक इनविजिबल रेज निकलेगा जो इस कैथोड के प्लेट को पार करता हुआ आपका क्या होगा इस होल से पार करते हुए और जाकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है आपका 100%, ठीक है। तो आपका ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट देखिए द रेज इमर्जिंग फ्रॉम एनोड से रेज निकला है, ठीक है, गोज टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड और निकल के गया है किस तरफ जी परफोरेटेड कैथोड की तरफ, ठीक प्लेट एंड पासेस थ्रू कैनाल्स मिस होता है होल्स, देखिए मैं लिख भी चुका हूँ होल्स, ठीक है ना। परफोरेटेड बोल दीजिए कैनाल बोल दीजिए दोनों का मतलब
क्या होता है, होल्स ही होता है, ठीक है। तो होल्स के थ्रू पास करेगा ऑफ द कैथोड एंड प्रोड्यूसिंग ग्रीन ग्लोइंग आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल कंटेनिंग जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और वो आपका इसको पार करते हुए जाएगा और इस स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेगा जिससे कि ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। सो दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रे। कैनाल रे क्यों बोले जी, क्योंकि इस कैथोड के होल से पास किया और उसी होल्स को क्या बोलते हैं हम लोग जी, कैनाल बोलते हैं। क्या समझे, उसी होल्स को क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। तो ये जो रेज था ये इसी होल से पास किया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कैनाल रे बोलेंगे। अब देखिए ये रे क्या था, एनोड से इमर्ज हुआ था ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे जी, एनोड रे बोलेंगे। क्लियर है, ये सब 100% समझ में आ गया। कहने का सेंस ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह समझ में आ गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आया था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। क्लियर है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एनोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देख लीजिए, द रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द ईयर पाथ। कहने का सेंस आपका होगा कि ये जो आपका रेज होगा, वैसे तभी इसमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है किसी कारण से, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँचेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इस रे का क्या होगा ना आपका, वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर इसके पाथ में आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका शैडो भी कास्ट करेगा, ठीक है ना, उसका शैडो भी कास्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए, लाइक कैथोड रेज दीज रेज ऑल्सो पोसेसेस मास पार्टिकल। जिस तरह कैथोड रेज के पास मास पार्टिकल था, सिमिलरली एनोड रेज के पास भी आपका क्या होगा, मास पार्टिकल होगा। और इसका प्रूफ कैसे मिलेगा, तो फिर से वही बात, जिस तरह हम लोग को वहां मिला था प्रूफ, उस तरफ का क्या होगा, यहां मिलेगा। अगर इस कैथोड रे के पाथ में किसी मेटल ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उस पर बार बार स्ट्राइक करके और उसको क्या करेगा, हीटेड कर देगा, ठीक है ना। ये बात आपका पहली बात हो गई। दूसरी बात कि अगर इसके पाथ में पिन व्हील को रख देते हैं तो उसको रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और आपको पता है अच्छी तरह से, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था पिन व्हील के बारे में, कि जिस तरह मेला से जाते हैं 5 या 10 रुपये प्लास्टिक का गिरनी खरीद के ले आते हैं, एयर आपका फ्लो करते रहता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप रखते हैं तो वो क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट होता है। तो एयर में क्या होता है, आपका मास पार्टिकल्स होता है ना, मास पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल वगैरह होता है, वो जाकर के क्या होता है आपका गिरनी का जो होता है, हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में गिरनी बोलते हैं, ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, एक्चुअली नहीं पता है, ठीक है। तो वो आपका उस तरह का ही पिन व्हील होता है, ठीक है। तो उससे अगर कोई मास पार्टिकल टकराएगा तो वो रोटेट करना स्टार्ट होगा। बस वही चीज़ आपका है, एक सेकेंड, वही चीज़ आपका है कि यहाँ भी आपका क्या होगा, सेम चीज़ होगा कि अगर वो पिन व्हील से टकराता है तो उसको रोटेट करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसके पास मास पार्टिकल है और उस मास पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। वो जाकर के किसी मेटल ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो उसको क्या कर रहा है, जब का वो हीटेड कर दे रहा है, तो वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है आपका हीट एनर्जी में। तो बस यही चीज़ आपका है, बोला जा रहा है एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, लाइक कैथोड रेज दीज रेज ऑल्सो पोसेसेस मास पार्टिकल्स एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी। मतलब मास पार्टिकल पोसेस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही, क्योंकि पहले से बता चुके हैं कि इसके पास क्या होता है, कुछ वेलोसिटी होता है और इसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा जैसा कैथोड रे का वेलोसिटी था, मतलब लाइट के स्पीड के लगभग इक्वल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको देख लीजिए, सो दे शो हीटिंग इफेक्ट। अब ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इस कारण से ये हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है, और रोटेट पिन व्हील को रोटेट कर सकता है। तो इन सब तरह का फिनोमेना दिखाई गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए, थर्ड नंबर में देख लीजिए, द रेज कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इस रेज के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा। अब इसका भी तो टेस्टिंग कुछ ना कुछ तो किए होंगे ना, बिकॉज these rays also deflected by magnetic field as well as electric field। क्योंकि ये रे जो आपका होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा आपका क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे को जो आपका जो डिफ्लेक्शन होता है उसके ठीक अपोजिट होगा। अब कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लेकर के दिखाया है। यहाँ पे देखिए, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड की तरफ से आपका रेज आ रहा था, हम लोग यहाँ पे क्या किए कि एक आपका ये नेगेटिव चार्ज प्लेट और एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख दिए। अब ये रेज आया, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ चला गया, तो नेगेटिव चार्ज प्लेट इस रेज को अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्ट तभी कर सकता है जब इसके पास आपका क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। क्लियर है, बस यही चीज़ें आपका है कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर रखते हैं दोनों को, कैथोड रेज को और एनोड रेज को, तो दोनों का डिफ्लेक्शंस
अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर आपका। तो इससे मुझे पता चला कि इस रेज के पास क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट चार्ज होगा, उसके पास नेगेटिव तो इसके पास पॉजिटिव। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, दीज रेज कैन पेनिट्रेट थीन मेटल फॉइल्स। थीन मेटल फॉइल्स को पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेट कहने का सेंस होगा आर पार कर सकता है उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, दीज रेज कैन प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन इन गैसेज, है ना। गैस में क्या कर सकता है, आयोनाइजेशन कर सकता है। अगर आपका क्या होगा इसमें, वैसे जो भी गैसेस प्रेजेंट रहेगा बहुत ही लिटिल अमाउंट में, क्योंकि आपको पहले पता है कि इसमें से वैक्यूम पंप के द्वारा जो है ना एयर निकाल करके और प्रेशर को डिक्रीज करके 10⁻⁴ atm तक कर दिया गया होगा। ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही कम गैसेस होगा, बट जो भी गैसेस होगा उसको आयोनाइज कर देगा। ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको बोलना है कि इसके पास टेंडेंसी होता है आयोनाइजेशन करने का, जो भी गैस रहेगा उसको आयोनाइज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, द E/M आपको पता है अच्छी तरह से E/M रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो E/M कहने का सेंस क्या आपका उस चार्ज पार्ट मतलब उस पार्टिकल पे चार्ज होगा और मास होगा, तो चार्ज बाय मास रेशियो, उसको क्या बोलते हैं जी, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है ना। ये E का मतलब क्या होगा, चार्ज, और M का मतलब मास। तो चार्ज बाय मास रेशियो वैल्यू इज लोअर देन कैथोड रेज। कैथोड रेज के पास जो वैल्यू होता है, और आपको अच्छी तरह से याद होगा कैथोड रेज के पास जो आपका होता है E/M का वैल्यू, वो होता है 1-1.7588 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। इतना होता है आपका जी E/M रेशियो। किसके लिए जी, आपका वो कैथोड रेज के लिए। ठीक है ना। तो E/M रेशियो, लेकिन इसके लिए एनोड रे के लिए क्या होता है, कम होता है। देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपका एनोड रे का वो इतना ही होगा। एनोड रे के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इतना ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हैं इसको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं किए थे, यहाँ पे सिर्फ बोले थे कि कैथोड रेज के लिए आपका क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो आपका इतना होता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बात कर रहे हैं, इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि चार्ज बाय मास रेशियो जो आपका होगा एनोड रेज पार्टिकल्स का, वो क्या होगा जब का, वो इतना होता है। दैट इज, ये देख लीजिए इसके कंपैरिजन में कम है ना। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इसका क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो कम है। ठीक है ना। क्यों कम है इसको मैं बताता हूँ। ठीक है ना। एक चीज समझिए, किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज के हटने से, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आता है जी, आपका नेगेटिव चार्ज के हटने से होता है। तो अगर एक आपका नेगेटिव चार्ज हट जाता है किसी न्यूट्रल बॉडी से, तो उसके पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। समझिए इस चीज़ को। जैसे ये मार्कर है, अब ये पूरी तरह न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास क्या आएगा जी, आपका एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छी तरह से पता है। ठीक है ना। ये सब बात आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं, क्लास 10th में ही पढ़े हैं। तो बस यही चीज़ है कि आपका किसी भी न्यूट्रल बॉडी में जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। कहने का सेंस है नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको कि कैथोड रेज में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि कैथोड रेज हुआ या फिर एनोड रेज हुआ, उसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। कहने का सेंस आपका हो गया कि ये जो आपका है ई मींस चार्ज, है ना। तो चार्ज का अमाउंट क्या होगा आपका, कैथोड रेज के लिए भी और एनोड रेज के लिए भी सेम होगा। तो रही बात मास की, तो मास आपका क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना। कैथोड रेज का जो मास होगा और एनोड रेज का जो मास होगा उसका मास अलग अलग होगा। ठीक है ना। सॉरी, कैथोड रेज के पार्टिकल्स का, ठीक है ना, एनोड रेज के पार्टिकल्स का मास जो आपका होगा वो अलग अलग होगा। अब यहाँ पे सोचिए E/M का वैल्यू क्या है, एनोड रेज के लिए कम है, चार्ज तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मास ज़्यादा होगा। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा नंबर होगा तभी तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू आपका ओवरऑल डिक्रीज करता है, कम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, E/M का वैल्यू छोटा है ना, छोटा है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, पक्का मास का वैल्यू बड़ा होगा, तभी तो चार्ज में डिवाइड होकर इसको छोटा कर दिया होगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं दिस विच इम्प्लाइज दैट मास ऑफ एनोड रेज पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन के मास से आपका क्या होगा, इसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू फॉर E/M ऑफ E/M फॉर एनोड पार्टिकल इज इक्वल टू 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम। मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोले, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, नेचर ऑफ
एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसेस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए कैथोड रेज की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे कैथोड रेज का नेचर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था किसके नेचर पे जी, कौन सा गैस लिए हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था, मतलब इंडिपेंडेंट था कौन सा गैस आप लिए हैं उससे। बट ये एनोड रेज का जो नेचर होता है ना वो डिपेंड करता है कि कौन सा गैस लिए हैं। अब सोचिए आप अगर हाइड्रोजन गैस लिए हैं तो हाइड्रोजन गैस को अगर आयोनाइज करता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हाइड्रोजन गैस को अगर आयोनाइज करता है तो ऐसे कंडीशन में एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। तो H+ का तो समझ ही रहे मास कितना होता है आपका जी, 1 यूनिट, अरे 1.008 AMU होता है, ठीक है ना। तो इसका मास तो कुछ और होगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगर इसमें आप लेते हैं हीलियम गैस, तो हीलियम गैस लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, यहाँ पे इसका मास कुछ और होगा, इसका 4 यूनिट मास होता है ना। इसका आपका क्या होता है 4 यूनिट, 4 AMU बोल सकते हैं। जहाँ इसका 1 AMU था यहाँ पे आपका इसका कितना है 4 AMU। तो मास में डिफरेंसेज आया ना, तो कहने का सेंस मास में डिफरेंसेज आया, चार्ज में भी तो डिफरेंसेज आया जी, चार्ज में भी तो क्या आपका हुआ डिफरेंसेज आया। तो यही कहने का सेंस आपका हो गया कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो गैसेस लिए ना उस पर डिपेंड करने लगेगा चार्ज का वैल्यू, मास का वैल्यू, ठीक है ना। तो वही आपका जो सबसे हाईएस्ट जो आपको मिलेगा, सबसे हाईएस्ट जो मिलेगा आपको E/m का वैल्यू, वो आपका हाइड्रोजन के केस में मिलेगा, क्योंकि इसका मास सबसे लोएस्ट है। देखिए चार्ज तो सब पे सेम होता है ना। चार्ज जैसे हम 1 यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो क्या होगा जी आपका, वो आपका क्या हो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो आपका E का जो वैल्यू होगा वो तो फिक्स है भाई, E का जो वैल्यू है वो तो फिक्स है। E का जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो फिक्स है। अब आपका वैरी कौन कौन कर रहा है जी, मास कर रहा है। मास आपका डिपेंड कर रहा है कि कौन सा गैस ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 1 AMU लेंगे, और अगर हीलियम लेते हैं तो उसके लिए 4 AMU ले लेंगे। तो बताइए हीलियम के केस में बड़ा मास लिए है ना, तो आपको क्या होगा E/m का वैल्यू छोटा मिलने लगेगा। हाइड्रोजन के केस में छोटा मास लिए तो उसके बाद इसका मतलब आपका क्या होगा E/m का वैल्यू आपको बड़ा मिलने लगेगा। तो बस यही चीज़ है कि हाइड्रोजन गैस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपका क्या होगा ये देगा, और जो कि सबसे बिगर होगा, सबसे बिगर वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो एनोड रेज के लिए। क्लियर है आपका, 100% समझ में आ गया। अब चलिए, अब आपका एक क्वेश्चन एराइज होता है, इतना सारा प्रॉपर्टीज तो हो गया, इतना ही प्रॉपर्टीज होता है आपका, ठीक है ना, इतना ही प्रॉपर्टीज है, सबको देख लीजिए अच्छी तरह से, इसको नोट भी कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये सब एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट किए थे कौन जी, तो स्टार्ट किए थे गोल्डस्टीन, ठीक है ना, 1886 में। फिर आपका क्या हुआ, इसमें ये जो आपका एनोड रेज था इसके बारे में बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो जे थॉमसन करना स्टार्ट किए थे। ये E/m का वैल्यू भी जो है ना आपका ये जो है ये आपका जे थॉमसन ही दिए थे, ठीक है ना। फिर इसका नेम, ये जो एनोड पार्टिकल इसका नेम जो होगा प्रोटॉन होगा, इतना तो समझ ही गए हैं आप लोग, ठीक है ना। तो प्रोटॉन होगा, तो ये प्रोटॉन नेम कौन दिए थे, तो ये नेम जो है वो दिए थे रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो प्रोटॉन नेम यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं एनोड particle is called proton, ठीक है ना। बाद में इसको लिख लीजिएगा, स्पेस कम इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोटोन, ठीक है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं नेम्ड बाय रदरफोर्ड है ना, इन 1911, ठीक है। 1911 में क्या किए थे कि इस एनोड पार्टिकल का नाम जो है वो क्या रखे थे जी, ये क्या रखे थे, रदरफोर्ड क्या रखे थे, प्रोटॉन। क्लियर है 100%। तो यही आपका क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आप देख लीजिए, आपको पता है चार्ज का वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं प्रोटॉन का। तो मैं प्रोटॉन की मास की बात कर लूँ, मास ऑफ प्रोटॉन, तो आप लिख लीजिएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही आपका क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है जब का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ पे क्या है -24 kg, मतलब ये आपका क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। क्लियर है 100%। इसको जल्दी से नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की तरफ,
ठीक है। इसको नेक्स्ट टॉपिक की ओर आ गए हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जो कि क्या था आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। एक्चुअली क्या था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था। देन आपका प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात जगने लगा, ठीक है ना, कि एक्चुअली ये सब सारा एटम्स कैसे, सॉरी ये सब आपका पार्टिकल्स कैसे अरेंज होता है आपका एटम्स के अंदर में, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किए रदरफोर्ड, कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए अपने कोवर्कर्स के साथ, ठीक है ना। तो उसमें क्या देखे, 1911 में आपका ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। तो उसमें क्या देखे, उसके लिए सबसे पहले जो यूज्ड मटेरियल था वो सब को लिए, एंड देन मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस वो क्लियर किए थे, ठीक है ना। और वहीं से आपका क्या हुआ, आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, मींस एटम्स के स्ट्रक्चर में, एटम्स से रिलेटेड आपका जो नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ने लगा, ठीक है ना। क्योंकि यही आपका क्या था, फर्स्ट अप्रोच था, एप्रोप्रिएट अप्रोच था आपका एटम्स के बारे में जानने का, ठीक है ना। यहाँ के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हुआ, एटम्स पे रिसर्च होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, और क्यों किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, फर्स्ट आपका है ए मेटल फॉयल ऑफ हेवी न्यूक्लियस एटम्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर etc ऑफ 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस इज टेकन। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में वो आपका हैवी न्यूक्लियस वाला एटम, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, वर्ड मैंने यूज़ किया है हैवी न्यूक्लियस एटम। ऐसा मेटल फॉयल का इस्तेमाल किया गया जिसमें एटम्स होगा वो हैवी न्यूक्लियस होगा। हैवी न्यूक्लियस कहने का सेंस है जहाँ पे आपका क्या होगा, उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, है ना, एटॉमिक मास ज़्यादा है। जैसे गोल्ड की बात करते हैं तो लगभग 200 होता है, प्लैटिनम काफ़ी ज़्यादा, सिल्वर भी आपका उसका ही मास काफ़ी ज़्यादा होता है आपका 108, ठीक है ना। फिर कॉपर की बात करते हैं 63.5 होता है। तो कहने का सेंस है इन सब एटम्स के न्यूक्लियस का, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक मास इन सब का क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है, ठीक है। इस कारण से इसका इस्तेमाल किया गया क्लियर आपका, और उसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया ताकि अल्फ़ा रेज जो होगा, यहाँ पे अल्फ़ा रेज भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अल्फ़ा रेज से ही आपका क्या गया, पेनिट्रेट किया गया था, तो अल्फ़ा रेज आसानी से उसको क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, क्लियर आपका। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, जो फॉयल आपका लिया था, मैं डायग्राम के द्वारा सब कुछ समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। जो फॉयल लिया गया था उसके चारों तरफ में जिंक सल्फाइड का मूवेबल स्क्रीन लगा दिया गया, मतलब कहने का सेंस है वो आराम से मूव कर सकता था। और जिंक सल्फाइड का स्क्रीन क्यों लिया गया आपको पता है ना, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से अगर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल जाके स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा, और वही इंडिकेट करेगा कि क्या है, कि इस तरफ आकर के कोई आपका चार्ज पार्टिकल आकर के टकराया है, ठीक है ना। मींस ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस जो होगा उसी से हमें पता चलेगा कि कोई चार्ज पार्टिकल जाकर के टकराया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए कंक्रीट चैम्बर, ठीक है, एक कंक्रीट चैम्बर लिया गया। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज टेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल्स को प्रोडक्शन के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के प्रोडक्शन के लिए कंक्रीट का चैम्बर लिया गया, ठीक है ना, क्लियर आपका। फिर आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, ठीक है, क्लियर है। इसको क्यों, मतलब कंक्रीट का चैम्बर ही क्यों लिया गया है, इन सब के बारे में लोग डिस्कस करेंगे जब आपको डायग्राम बताएंगे। तो आप इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स वहाँ पे क्या हुआ आपका जनरेट करने के लिए इन सब चीज़ का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट आपका देख लीजिए लेड मेटल, जिसको पीवी बोलते हैं, ठीक है ना, प्लम्बम। लेड मेटल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नैरो रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का नैरो रेज, नैरो कहने का सेंस है काफ़ी पतला रेज प्रोड्यूस करने के लिए लेड मेटल का इस्तेमाल किया गया। लेड मेटल का ही क्यों इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन देन ग्रीन ग्लोइंग इज प्रोड्यूसेस, ठीक है ना। अगर आपका क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जाकर के स्ट्राइक करता है जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा, और यही इंडिकेट करेगा कि अल्फा पार्टिकल का पाथ ये है, अल्फा पार्टिकल का पाथ है, कहने का सेंस है किस पाथ को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा है, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा मटेरियल लिया गया था। अब ये क्यों लिया गया था आपको डायग्रामेटिकली मैं बताऊंगा, ठीक है ना, सब कुछ का एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूंगा, इसको जल्दी से तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं कि जो भी मटेरियल्स लिया गया था उसका क्या यूज है, किस तरह से यूज किया गया था। सबसे पहले आपको बताया गया था कि एक आपका मेटल फॉयल लिया गया था जिसका थिकनेस काफ़ी कम था। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड मेटल का फॉयल ले लिया गया है जिसका थिकनेस काफ़ी कम होगा, 0.0004 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि गोल्ड का मेटल फॉयल लिया गया, ठीक है। दूसरी बात क्या था कि वहाँ पे ये जो मेटल फॉयल था एक मूवेबल स्क्रीन से सराउंडेड था। देख लीजिए ये मूवेबल जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है जिससे सराउंडेड है, कहने का सेंस है ये आराम से ऐसे 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 मतलब सर्कुलरली आपका क्या होगा, मूव करते रहेगा, क्लियर आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है
कि वहाँ पे एक कंक्रीट चैम्बर लिया गया था, ठीक है ना, कंक्रीट चैम्बर लिया गया था, क्लियर है, एक कंक्रीट का चैम्बर लिया गया और उस चैम्बर के अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया था, ठीक है ना, और उसके बाद आपका लेड का प्लेट लिया गया था। तो यहाँ पे देखिए ये चैम्बर क्यों लिया गया, कंक्रीट का चैम्बर क्यों लिया गया, क्योंकि कंक्रीट के चैम्बर जो है ना वो इससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि आपका हो गया यूरेनियम हो गया है ना, तो वो सब क्या होता है ना कि डिसइंटीग्रेट होकर के टूट करके क्या होता है ना वो अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और ये बहुत सारे खतरनाक रेज प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो सब रेज हमारे बॉडी से पास करने लगे तो हम लोग को कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बोन मैरो कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, किसी भी तरीके का हैजार्डस डिजीज हो सकता है जिससे कि हम लोग बहुत ही जल्द मर जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि इससे जो अब बताइए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर क्या होगा कि ये आपका रेज निकलने लगेगा तो साइंटिस्ट के शरीर से पास करते फिर साइंटिस्ट का तो डेथ हो जाएगा ना, ठीक है ना, उनको हार्म पहुंचेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को मतलब सॉरी अवॉइड नहीं, उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किए, कंक्रीट के चैम्बर का इस्तेमाल किए, क्योंकि कंक्रीट के चैम्बर को ये पार नहीं कर सकता, आर पार नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये रेज समझिए यहाँ से जैसे ही निकला होगा तो ये पूरा का पूरा फैलना स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा फैलना स्टार्ट होगा। तो पूरा का पूरा फैलना स्टार्ट हो चुका होगा तो आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, आपको जो ऑब्जर्वेशन करना, जो जिस चीज़ का आप डिस्कवरी करने चले आप नहीं सही से कर पाएंगे। तो यहाँ पे लेड मेटल का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा थिक लेड मेटल का, जिससे कि क्या होगा कि जो अल्फा रेज, ये जो आपका रेज जो निकल रहा है ना, ये रेज आपका क्या है जी, अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स है। तो ये जो आपका अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा था तो उसको क्या करेगा, ऑब्स्टेकल के रूप में काम करेगा, रोकेगा, है ना, रोकेगा। और यही आपका क्या है, एक पतला सा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये एक छोटा सा रीजन आपका छोड़ा है जिससे कि ये रेज में से कुछ पोर्शन निकल करके बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ब्लू ब्लैक हर तरह के कलर से दिखाया हूँ रेज को। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बहुत मैक्सिमम आपका रेज को कट कर देगा, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लेड कटर भी बोलते हैं, लेड कटर, ठीक है। तो ये लेड आपका मेटल आपका क्या करेगा, कट करेगा। अब एक और चीज़ समझिए कि क्यों यही मेटल का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये इस मेटल का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि लेड मेटल का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। तो डेंसिटी हाई होने के कारण क्या होगा ना, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इस कारण से लेड मेटल का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल आपका इस मेटल फॉयल के पास गुजरा तो मैक्सिमम रेज जो था ना आपका, मैक्सिमम रेज जो होगा आपका, मैक्सिमम रेज वो बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल आपका क्या हुआ, अनडेविएटेड पास हो गया, मतलब उसमें उसको पास करने में उसको कोई परेशानी नहीं हुआ, मैक्सिमम रेज आपका क्या हुआ, अनडेविएटेड पास हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि अनडेविएटेड पास हुआ, तो वो जा करके स्ट्राइक करेगा ना, है ना, जा करके स्ट्राइक करेगा, किस पे स्ट्राइक करेगा जी, आपका जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे। अब वहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ग्रीन कलर का, मतलब जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेगा वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस करते। इससे ये पता चला कि यहाँ से डायरेक्ट इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डायरेक्ट आपका यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहने का सेंस है मैक्सिमम रेज अनडिविएटेड पास कर रहा है। कहने का सेंस है कि आपको लगभग इस रीजन में आपको ग्रीन कलर का ग्लोइंग का जो होगा आपका इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेज तो यहीं पे आके टकराया होगा, तो यहाँ पे आके टकराया होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत लिटिल बिट इधर जाकर के आपका क्या होगा जी, जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर लगभग, इन सब तरफ आपका क्या होगा जी, वो ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब मैक्सिमम रेज तो सीधा जा रहा है, बट कुछ रेज ऐसा है ना जो डेविएट हो रहा है, अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, और डेविएट होकर के क्या हो रहा है आपका इधर उधर जाकर स्ट्राइक कर रहा है। कुछ पार्टिकल ऐसा होगा, कुछ पार्टिकल रेज, कुछ पार्टिकल वो आपका क्या होगा 180 डिग्री पे लौट जाएगा, जैसे कि मैंने ऐसे करके दिखाया हो, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा 180 डिग्री पे लौट जाएगा, मतलब जैसे जा रहा था वैसे ही अपने पाथ पे क्या होगा रिट्रेस करके चला जाएगा। लगभग आपका क्या है 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा निकलेगा जो अपने ही पाथ पे लौट के चला जाएगा। तो यही आपका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। अब इससे क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल करके आता है, इस बात को देखेंगे, देन कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है, 100% क्लियर है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, ठीक है। और मैं अब ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव करता हूँ। थोड़ा सा इसका एक क्रॉस डायग्राम दिखा देता हूँ कि क्या कुछ हुआ होगा, समझिए इस चीज़ को। थोड़ा सा मैं क्रॉस डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका मेटल का फॉयल था, ठीक है, तो इस मेटल के फॉयल के साथ क्या कुछ हुआ होगा, इस बात को देखते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, इस डायग्राम को भी आपको उतारना होगा। इसके पास क्या होगा ना आपका,
ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कुछ पॉजिटिव रीजन्स होंगे। अब देखिए अल्फा पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल के पास प्लस 2 यूनिट चार्ज होता है और 4 यूनिट आपका क्या होता है, मास होता है। ये आपका क्या हुआ, चार्ज होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, मास होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के साथ ही रिपल्सन होता है। तो मान लीजिए अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करता है, मान लीजिए, तो अगर इससे करीब आया है ना, इससे करीब आया तो क्या होगा, थोड़ा सा डिविएट करेगा इस तरफ जी, है ना। अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, इस तरह से पास करता है तो क्या पास हो गया। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, डिस्टेंस था तो डेविएशन कुछ नहीं डेविएशन हुआ। अगर यहाँ से पास किया तो कुछ इस तरह से पास हो गया, है ना, मतलब यहाँ से पास किया तो कुछ इस तरह से पास हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो, यहाँ से पास किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, मतलब लगभग इसके एकदम बिल्कुल सामने आ रहा है, तो ये थोड़ा सा डेविएट होकर इधर चला जाएगा। समझ बात आ रहा है ना आपका। अगर मान लीजिए इसके सामने सामने पड़ रहा है तो आपका क्या होगा, इस तरह से डेविएट होकर चला जाएगा। क्लियर है आपका। अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे क्लोज आ रहा है तो आपका क्या हुआ, हो सकता है आपका क्या हुआ, इस तरह से चला जाएगा डेविएट होके। तो कहने का सेंस है कि अगर आपका क्या होगा, मेटल फॉयल से पास करता है ना, तो उसमें जो जिस रीजन में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसा कि प्रोटॉन का हम लोग डिस्कवरी किए हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अगर क्लोज में जाता है तो वहाँ से डिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो ऐसा आपका क्या होगा, कुछ ही आपका रेज होगा ऐसा, ठीक है ना, कुछ ही रेज होगा। इन सब के बारे में ऑब्जर्वेशंस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कुछ ही ऐसा रेज होगा जो आपका क्या होगा, डेविएट होकर जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम आपका क्या होगा, पास कर जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन के रूप में आप इस डायग्राम को भी उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्लियर आपका, इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के मूव करते हैं कि ये जो आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उससे क्या कुछ ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है। पहला देखिए आपका क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 99%, ठीक है ना, वेंट स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, मतलब उसमें कुछ भी डेविएशन नहीं हुआ, विदाउट आपका डेविएशन स्ट्रेट चला गया, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाए थे अभी जस्ट, जो आप नोट किए होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपका क्या होगा, ए फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, उसमें से कुछ आपका जो रेज था वो थोड़ा सा स्मॉल एंगल पे आपका क्या डिफ्लेक्ट हो गया। और फिर आपका क्या होगा, और वेरी फ्यू, लगभग आपका 20,000 में से एक रेज डिडंट पास थ्रू मेटल फॉयल एंड रिट्रेसेज इट्स पार्ट्स। कहने का सेंस आपका होगा कि उसमें से मतलब लगभग 20,000 रेज में से कम एक रेज आपका क्या होगा ना, ऐसा था जो मेटल फॉयल को पास ही नहीं कर पाया, कहने का सेंस वो डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया। अब वो 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तभी तो आपका क्या मेटल फॉयल को पास नहीं करेगा। कुछ ऐसा भी रेज था जो लगभग 180 डिग्री पे आपका क्या वापस चला आया, ठीक है ना, मतलब जिस पाथ को पे गया था वैसी पाथ पे चला आया। अब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ से कंक्लूजन एक चीज़ निकल करके आता है कि पक्का मेटल फॉयल के अंदर में कुछ तो ऐसा रीजन होगा, कोई तो ऐसा रीजन होगा जहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, और उस एटम के अंदर में है ना, मेटल फॉयल में तो ऑब्वियसली एटम होगा, तो उस एटम के अंदर में कोई तो ऐसा रीजन होगा जहाँ पे क्या आपका होगा कि पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो तभी तो आपका क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल आपका जैसे ही उसके तरफ जाता है, उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो वहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फेस करता है, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फेस करने के कारण क्या होता है, उसका डेविएशंस होता है, या तो स्मॉल एंगल से डेविएशन हो गया या फिर लार्जर एंगल से डेविएशन हो गया। तो जो भी कुछ डेविएशन हो रहा है तो बस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली आपका उस रीजन में, उस एटम के किसी न किसी पोर्शन में क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो पॉजिटिव के बीच आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये तो इसको कोलाइड तो करेगा नहीं, है ना, इसके पास पहले ही आपको मेंशन करा चुका है कि यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस लेंगे। हैवी न्यूक्लियस कहने का सेंस है जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, तो एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो कहने का सेंस नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी ज़्यादा होगा, है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी ज़्यादा होगा, तभी तो एटॉमिक मास ज़्यादा है, ठीक है। तो वही चीज़ आपका होगा कि इसके पास क्या होगा, चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ये इसको कभी भी टच नहीं कर पाएगा, तो ये दूर से ही भागेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है ना, एक बड़ा सा मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल एक तरफ कर देते हैं, ठीक है ना, और उसके तरफ एकदम छोटू सा मैग्नेट को लाते हैं नॉर्थ पोल के लेके, तो वो आपका क्या रिपल्सन फेस करेगा। तो क्या उसको कितना भी जोर से फेंकेंगे जी, आपका क्या होगा, कितना भी जोर से उसको टच नहीं करेगा, उसके कुछ डिस्टेंस तक आएगा, फिर रिपेल होकर के भाग जाएगा। तो कहने का सेंस है जितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक आया है उसी को बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये इसको टच नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस से पहले ही आपका क्या वापस लौट जाएगा। तो जो सर्टेन डिस्टेंस जो बच जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसको आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे
इसके पास क्या है आपका जी, इसके पास क्या है आपका, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है और ये आपका रुका हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका क्रिएट करके रखा होगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा, तभी तो रिपेल होकर के भागेगा। तो यहाँ पे ये इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आप बोल सकते हैं, अगर आप इस पी पॉइंट, इसको पी पॉइंट लेट कर लो, तो लेट कर लो कि लेट एट पॉइंट पी अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स फ्रॉम, रिटर्न्स सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा जी, एट पॉइंट पी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये यही आपका क्या होगा, न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो के आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जेड ई, और इंटू अल्फा पार्टिकल के पास 2e इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2e चार्ज होता है, बाई आर, यही आपका हो जाएगा। अब समझिए ये कैसे आता है, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, कैसे फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, Q1 है और Q2 चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो आप क्लास 10th वगैरह में देखे होंगे, इसके बीच का जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 इंटू Q2 और बाई आर स्क्वायर, फोर्स ये लगता है। अगर आपको चाहिए एनर्जी ना, तो एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अरे वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आर है ना, तो देखिए, तो अगर आपको चाहिए एनर्जी, एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आपका आर है, तो यहाँ से देख लीजिए आपका फोर्स कितना आपका था जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और इंटू आर, तो एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, यही आपका क्या हुआ, एनर्जी निकल करके आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए। अब यहाँ पे देखिए चार्ज के प्लेस पे ZE और 2E क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि इसके पास क्या है ना, चार्ज जो आपका होगा वो ZE होगा। Z मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटोन, और एक प्रोटोन के पास क्या होता है, E अमाउंट में चार्ज होता है। E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आपको इससे पहले ही बताया, ठीक है। तो इसके पास टोटल चार्ज आपका हो चुका है ZE। अब अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, आपको बताए थे 2+ चार्ज होता है, 2+ कहने का सेंस आपका होगा 2E। E का मतलब क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेट चार्ज आपका ये इस तरह से आ गया। आपको चाहिए R, तो R को उठा के क्या करेंगे, ले आएंगे यहाँ से, तो R इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फिर 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ mv स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपका, तो यही आपका हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही आपका क्या होता है, वैल्यू होता है। क्लियर है, समझ बात आ गया। तो यही आपका क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया ऑब्जर्वेशन। अब कंक्लूजन इससे क्या निकल करके आता है, इन सब कंक्लूजन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि ये जो आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उससे क्या कुछ कंक्लूजन निकल करके आया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंक्लूजन का बताया जा रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज इम्पिटी। मतलब क्या था ना कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट इम्पिटी था, मतलब ज़्यादातर पार्ट उसका क्या था, खाली था। तभी तो आपका अल्फा रेज आराम से आपका क्या हुआ, पास करके उसको चला गया। वेरी फ्यू स्पेस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम वेयर ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब उस एटम के अंदर बहुत ही कम स्पेस था जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका कॉन्सेंट्रेटेड था, और इसलिए उस रीजन को क्या बोला गया जी, आपका न्यूक्लियस बोला गया। क्लियर है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, बाद में इसको हम कंपैरिजन करके दिखाएंगे, रेडियस का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो है ना एटम के साथ न्यूक्लियस का, वैसा कंपैरिजन करके दिखाएंगे। तो आपको मालूम चलेगा कि अगर मैं रेडियस का कंपैरिजन करूं तो लगभग 1 लाख टाइम्स, है ना, 1 लाख टाइम्स आपका क्या था कि छोटा था
न्यूक्लियस ऑफ रेडियस इन कंपैरिजन टू एटम, ठीक है ना। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो 10⁻15 टाइम्स आपका क्या था, छोटा था न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के कंपैरिजन में। आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा रीजन आपका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम इज एट सेंटर, है ना। एटम के अंदर में न्यूक्लियस का जो पोजीशन था वो सेंटर पे था, वेयर ऑल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पे सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है ना। क्लियर आपका। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न टू डियर ओरिजिनल पाथ, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल था जो ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न हो रहा था, विच इम्प्लाइज दैट अ डायरेक्ट कॉलिजन अकर्ड बिटवीन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस, जो क्या बताता है कि न्यूक्लियस के बीच में और अल्फा पार्टिकल के बीच में डायरेक्ट कॉलिजन हुआ होगा, तभी तो वो धक्का देके सेम आपका क्या होगा जी, जिस पाथ पे आता है उसी पाथ पे वापस भेज दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, ग्राफिकल वेरिएशंस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग समझ रहे हैं ना, जिस एंगल से डिवाइड होकर चला गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो आप यहाँ पे देखिए, इधर मैंने प्लॉट कर दिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और ये आपका स्कैटरिंग एंगल, ठीक है ना, स्कैटरिंग एंगल। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था क्या जी, ऐसा था जिसका डेविएशन ही नहीं हुआ था, है ना, जिसका डेविएशन नहीं हुआ था, या फिर हुआ भी था तो बहुत ही स्मॉल एंगल का डेविएशन हुआ था, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिसका डेविएशन लार्जर एंगल का हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, इधर इधर आपका स्कैटरिंग एंगल आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर आपका क्या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, स्मॉलर आपका एंगल होगा जी, स्मॉलर एंगल होगा। तो स्मॉलर एंगल ऑफ डेविएशन था जी आपका, तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो आपका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि अगर एंगल 0 के करीब में होगा, मीन्स स्कैटरिंग एंगल 0 में से आपका क्या, कोई डेविएशन नहीं, तो ऐसे में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा मिलेगा, तभी तो ग्राफ ऊपर है। और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल घटता चला जाएगा। एक लार्जर एंगल पे, मतलब बोल सकते हो 180 के एंगल पे बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मिलेगा। तो यही आपका क्या था, वेरिएशन था। तो ये इस तरह से आपका क्या हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्या किए जी, एक न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में लोग देखेंगे ये एटॉमिक नंबर का कैसे डिस्कवरी हुआ था, दैट इज मोस्टली एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है ना, जहाँ पे एक्सरे का भी आपका एक्सरे का भी आपका क्या हुआ था, डिस्कवरी हुआ था, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। फिर न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएबल होता है, ठीक है ना। आप अगर कुछ कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाते हैं हम, ठीक है ना। क्लियर है। अभी भी देख रहे हैं कि अभी आपका 10 बज रहे हैं रात के, ठीक है ना, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ आपका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। और अगर आप जेई के और नीट के एस्पिरेंट्स हैं तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।